हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल बीट द नीट। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 का सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर 21, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और इसके बाद सिर्फ एक और चैप्टर बच रहा है और उसके बाद मैं आप लोगों की पूरी कंपाइल करके एक ऑडियो बुक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड कर रखी है। तो आप लोगों की डिमांड पे फाइनली 11 की भी ऑडियो बुक हिंदी बायोलॉजी की अब कंप्लीट होने को आ गई है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए ऑडियो बुक बना पाई। एंड आई होप कि आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी उतना ही शेयर करेंगे ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। दैट इज़ अध्याय 21, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जैसा कि तुम सब जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंगतंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है व एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरणार्थ, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है, यह आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। जब शरीर या शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियों, वृक्क एवं अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। तंत्रिकीय तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिकीय तंत्र व एक तंत्रिकीय समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्रिकीय आवेग का संचरण, आवेगों का स्नैप्स से संचरण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। 21.1 तंत्रिकीय तंत्र। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है जिन्हें तंत्र कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है तथा इनका संचरण करती है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, हाइड्रा में यह तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। यह मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिकीय ऊतकों का बना होता है। कशेरुकी प्राणियों में अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। 21.2 मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तथा खा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, यानी कि आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी या अभिवाही व चालक प्रेरक या अपवाही। संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामन उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों, अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र व परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं एवं जालिकाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचरित होते हैं। रियली हिंदी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन बायोलॉजी। हैट्स ऑफ टू दोज स्टूडेंट जो इसे हिंदी में याद कर रहे हैं और पूरा अच्छी तरह से समझ रहे हैं। 21.3 तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनती है, कोशिका काय, दुम्राक्ष व तंत्रिकाक्ष। चित्र 21.1। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निसिल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं, जिनमें निजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं।
दुम्राक्ष कहलाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं और एक तंत्र कोशिका में तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नॉब जिसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती हैं। इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर तथा अथवा तंत्रिकीय पेशीय संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा दुम्राक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं, जैसे बहुध्रुवीय, एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक द्रुमाक्ष युक्त जो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाए जाते हैं, तथा द्विध्रुवीय जो एक तंत्रिकाक्ष एवं एक द्रुमाक्ष जो दृष्टिपटल में पाए जाते हैं। तंत्रिकाक्ष 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। आच्छादी तंत्रिका तंत्र श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेनवियर के नोड यानी नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते हैं। सामान्यतया स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र मिलते हैं। यहाँ पे आप नर्व सेल का डायग्राम देख सकते हैं 21.1। द्रुमाक्ष मीन्स डेंड्राइट। यहाँ पे आप नोड्स ऑफ रेनवियर, माइलिन शीथ एंड दिस इज तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। और ये सिनेप्टिक पुटिकाएं यानी सिनेप्टिक नॉब ये होते हैं। 21.3.1 तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति व संचरण। तंत्र कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। क्या आप जानते हैं झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में क्यों रहती है? विभिन्न प्रकार के आयन पथ तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जैसे कि विराम अवस्था में तंत्रिकाक्ष झिल्ली सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के लिए अधिक पारगम होती है। इसी प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल में भी अपारगम्य होती है। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष के तंत्रिका द्रव्य में यानी न्यूरोप्लाज्म में पोटेशियम आयन तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम आयन की निम्न सांद्रता होती है। इस भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता बनती है। झिल्ली पर पाई जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा नियमित किया जाता है। इस पंप द्वारा प्रतिचक्र 3 सोडियम आयन बाहर की ओर 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह धन आवेशित जबकि आंतरिक सतह ऋण आवेशित हो जाती है, इसलिए यह ध्रुवित हो जाती है। विराम स्थिति में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव कहते हैं। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि तंत्रिकाक्ष पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति एवं उसका संचरण किस प्रकार होता है। जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है तब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम आयन के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सोडियम आयन तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अर्थात झिल्ली के बाहरी सतह ऋणात्मक आवेशित और आंतरिक सतह धनात्मक आवेशित हो जाती है। ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने से विध्रुवीकरण हो जाता है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है। 21.2 यहाँ पर आप कैसे पोटेंशियल मूव करता है वो आप देख सकते हैं। नव पोटेंशियल तंत्रिकाक्ष से कुछ आगे जैसे स्थान भी झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश तथा आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली की आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण होता है, अतः स्थान ए पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम आयन के लिए बढ़ी पारगम्यता क्षणिक होती है। उसके तुरंत पश्चात पोटेशियम आयन के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम आयन झिल्ली की बाहरी और परासरित होता है और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है तथा तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर उत्तरदायी हो जाते हैं। 21.3.2 आवेगों का संचरण। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनैप्सिस द्वारा होता है। एक सिनैप्स का निर्माण पूर्व सिनैप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनैप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकती है या नहीं भी। सिनैप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनैप्स तथा रासायनिक सिनैप्स। विद्युत सिनैप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनैप्सिस होता है।
विद्युतीय सिनैप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युतीय सिनैप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनैप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है और हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनैप्सिस बहुत कम होते हैं। रासायनिक सिनैप्स पर पूर्व एवं पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियां द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जिसे सिनैप्टिक दरार कहते हैं, फिर सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। 21.3 क्या आप जानते हैं किस प्रकार पूर्व सिनैप्टिक आवेग यानी सक्रिय विभव का संचरण सिनैप्टिक दरार से पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? सिनैप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले रसायन सम्मिलित है। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती है। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, ये सिनैप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनैप्टिक दरार में मुक्त कर देते हैं। मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है। ये आप देख सकते हैं 21.3 डायग्राम सिनैप्स का। 21.4 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार को नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपाली मेनिंजेस से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नॉइड और एक आंतरिक परत पायामेटर है, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है कहलाती है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 21.4 अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। एक गहरी लंबवत विदर्भ प्रमस्तिष्क को 2 भागों दाएं एवं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कार्पस कैलोजम द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है, जिससे प्रमस्तिष्क वलकुट कहते हैं तथा यह निश्चित गिरतों में बदल जाती है। प्रमस्तिष्क वलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव्य कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क वलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं, जो स्पष्टतया ना तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं और ना ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पद के रेशे माइलिन आच्छद से आवृत रहते हैं, जो कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफ़ेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। ये आप ब्रेन का डायग्राम देख सकते हैं, जिसे श्वेत द्रव्य कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंगों में एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस आदि के समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। 21.4.2 मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पॉन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है और मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है, जिसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। 21.4.3 पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पॉन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी मेडुला ऑब्लांगाटा का बना होता है। पॉन्स रेशीनुमा पथ का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है।
21.5 प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है तो उस अंग को अचानक हटा लिए जाने को आपने अनुभव किया होगा। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैक्षिक क्रिया है जो कि परिधीय तंत्र की उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया पथ अभिवाही न्यूरॉन ग्राही और अपवाही न्यूरॉन प्रभावक यानी उत्तेजक जो कि निश्चित क्रम में लगे होते हैं से बना होता है। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठतंत्रिकीय मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है। प्रभावक प्रेरक न्यूरॉन तब संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाती है। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं, जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। नी जर्क रिफ्लेक्स क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए चित्र 21.5 को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये आपका 21.5 डायग्राम है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। 21.6 संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रोग को देख पाते हैं? कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं? संवेदी अंग सभी प्रकार की वातावरणीय बदलावों को पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहाँ सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। इस प्रकार आप वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। हम वस्तुओं को अपनी नासिका द्वारा सूंघते हैं, जीभ द्वारा स्वाद की पहचान करते हैं और कान द्वारा सुनते हैं तथा आंखों द्वारा देखते हैं। नासिका में श्लेष्म आवरण युक्त संवेदन ग्राही होते हैं जो गंध का संवेदन करते हैं। इन्हें घ्राण ग्राही कहते हैं। ये घ्राण उपकला से बने होते हैं जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। घ्राण उपकला की तंत्रिका कोशिकाएं वायु वातावरण से सीधे एक जोड़ी सेम के आकार के अंग में विस्तारित होती हैं, जिन्हें घ्राण बल्ब कहते हैं। घ्राण बल्ब मस्तिष्क के पादाधार तंत्र का विस्तारण है। नासिका तथा जीभ दोनों ही विलेय रसायनों की पहचान करते हैं। स्वाद तथा घ्राण यानी गंध के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान है तथा परस्पर संबंधित है। जीभ स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान करती है। स्वाद कलिकाओं में रसग्राही होते हैं। आहार अथवा पेय पदार्थ के प्रत्येक स्वाद के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं से प्राप्त विभेदक निवेश का समाकलन करता है और एक सुरुचिकर अवगम होता है। नीचे दिए गए भागों में आँख और कान की संरचना और क्रियाविधि से आपका परिचय करवाया जाएगा। 21.6.1 नेत्र। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, में स्थित होते हैं। मानव नेत्र की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। 21.6.1.1 नेत्र के भाग। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा या श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरॉइड यानी रक्त पटल में अनेक रक्तवाहिनियां होती हैं और ये हल्के नीले रंग की दिखती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरॉइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पक्षमाभ काय बनाती है। यह आप नेत्र का डायग्राम देख सकते हैं। पक्षमाभ काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आंख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षमाभ काय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल को घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। आंतरिक परत रेटिना दृष्टिपटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना प्रकाश अनुकूली और रंग देखना शंकु का कार्य है तथा स्कोटोपिक यानी तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोप्सिन या दृष्टि बैंगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकार प्रकाश वर्णक होते हैं, जो कि लाल, हरे और नीले रंग के पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। दृक तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है।
तथा रक्त वाहिनियाँ यहाँ प्रवेश करती हैं। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती हैं, अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैक्युला ल्यूटिया कहते हैं और जिसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोविया कहते हैं। फोविया रेटिना का पतला भाग होता है जहाँ केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु होता है जहाँ दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहते हैं जिसका पतला जली द्रव नेत्रोध होता है। लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ या द्रव कोष्ठ कहते हैं और यह पारदर्शी द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। 21.6.1.2 देखने की प्रक्रिया। दृश्य तरंगदार्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक ऑप्सिन और रेटिनल बने होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन में रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ऑप्सिन की संरचना में बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवी कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का द्रक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है जहाँ पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। 21.6.2 कर्ण। कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। चित्र 21.7। बाह्य कर्ण पिन्ना एवं ऑरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं एंड बाह्य श्रवण गुहा कर्णपटय झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना और मिटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। कर्णपटल झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी और त्वचा से तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्ण 3 अस्तिकाओं से बना होता है जिसे मैलियस, इंकस और स्टेपीज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती हैं। मैलियस कर्णपटय झिल्ली से और स्टेपीज कॉक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्तिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती हैं। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिंग से जोड़ती है और यूस्टेकियन नलिका कर्णपटय के दोनों ओर दाब को समान रखती है। द्रव से भरा अंतःकर्ण लैबिरिंथ कहलाता है जो कि अस्थिल और झिल्ली नुमा लैबिरिंथ से बना होता है। अस्थिल लैबिरिंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्ली नुमा लैबिरिंथ होता है जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्ली नुमा लैबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव्य से भरा रहता है। लैबिरिंथ के घुमावदार भाग को कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया की 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है जिन्हें बैसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिबुली और मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पैनी कहते हैं। स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पैनी परिलसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतरलसिका द्रव से भरा होता है। कॉक्लिया के नीचे स्केला वेस्टिबुली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है जबकि स्केला टिम्पैनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणगाही के रूप में कार्य करती हैं। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कॉटाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती हैं। रोम कोशिकाएं का आधारीय भाग अभिभावी तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। ये आप देख सकते हैं कॉक्लिया। अंतःकर्ण में कॉक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिबुलर तंत्र भी होता है। वेस्टिबुलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं और ऑटोलिथ से बना होता है। मैक्युला लघुकोश और यूट्रिकल का संवेदी हिस्सा है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्ली नुमा नलिकाएं अस्थिल नलिकाओं के परिलसिका द्रव में डूबी रहती हैं। नलिका का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला जिसमें एक उभार निकलता है जिसे क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाएं होती हैं। लघुकोश और यूट्रिकल में उभार नुमा संरचना मैकुला होती है। क्रिस्टा व मैकुला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। 21.6.2.1 श्रवण की क्रिया। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्र की आवेगों में बदलता है।
जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीपित व क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटह पर भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटह में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं मैलियस इंकस और स्टेपीज से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुंचाते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन कॉक्लिया में भरे द्रव तक पहुंचते हैं और जहां वे लिम्फ में तरंगें उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तरंगें आधार कला में हलचल उत्तेजित करती हैं। आधारी झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती हैं और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती हैं। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं और ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वल्कुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। सारांश: तंत्रिका तंत्र समन्वयी तथा एकीकृत क्रियाओं के साथ ही अंगों की उपापचयी और समस्थानिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता प्रवणता अंतराल के कारण उत्तेजक कोशिकाएं होती है। स्थिर तंत्र की झिल्ली के दोनों ओर का विद्युत विभवांतर विरामकला विभव कहलाता है। तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर विद्युत विभवांतर प्रेरित उद्दीपन द्वारा संचारित होता है। इसे सक्रिय विभव कहते हैं। तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण विध्रुवीकरण और पुनर्ध्रुवीकरण के रूप में होता है। पूर्व सिनैप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां सिनैप्स का निर्माण करती हैं, जो कि सिनैप्टिक विदर द्वारा पृथक हो सकती हैं या नहीं होती हैं। सिनैप्स दो प्रकार के होते हैं: विद्युत सिनैप्स और रासायनिक सिनैप्स। रासायनिक सिनैप्स पर आवेगों के संचरण में भाग लेने वाले रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों का बना होता है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस मस्तिष्क बेरोरज्जु का बना होता है। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, थैलमस और हाइपोथैलमस से बना होता है। प्रमस्तिष्क लंबवत 2 अर्धगोलार्धों में विभक्त होता है, जो कॉर्पस कैलोजम द्वारा जुड़े रहते हैं। अग्र मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलमस शरीर के तापक्रम, खाने और पीने आदि की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों के आंतरिक भाग और संगठित गहराई में स्थित संरचनाएं मिलकर एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे लिम्बिक तंत्र कहते हैं, और ये सूंघने, प्रतिवर्ती क्रियाओं, लैंगिक व्यवहार के नियंत्रण, मनोभावों की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरण से संबंधित होता है। मध्य मस्तिष्क ग्राही व एकीकरण तथा एकीकृत दृष्टि तंतु तथा श्रवण अंतर क्रियाओं से संबंधित है। पश्चिम मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला का बना होता है। अनुमस्तिष्क कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं तथा श्रवण तंत्र से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को एकीकृत करता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचयी, परिवर्तित और जठर स्रावों के नियंत्रण केंद्र होते हैं। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है, जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्राप्त उद्दीपनों के लिए अनैक्षिक प्रतिक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। वातावरणीय बदलाव की सूचना सीएनएस को संवेदी अंगों से प्राप्त होती है, जिन्हें संचरित और विश्लेषित किया जाता है। इसके बाद संदेशों को आवश्यक समायोजन हेतु भेजा जाता है। मानव नेत्र गोलक की दीवारें 3 उपपरतों से बनी होती हैं। कॉर्निया को छोड़कर बाहरी परत स्क्लेरा, शुक्ल पटल है। स्क्लेरा के भीतर की ओर मध्य परत कोरॉइड कहलाती है। आंतरिक परत रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाश वर्णक पाए जाते हैं। दिन रात की दृष्टि शंकु का कार्य है तथा स्कोटोपिक दृष्टि शलाका का कार्य है। प्रकाश रेटिना में प्रवेश कर लेंस तक पहुंचता है और रेटिना पर वस्तु की छवि बनती है। रेटिना में उत्पन्न आवेगों को मस्तिष्क की दृष्टि वल्कुट भाग तथा दृक तंत्रिका द्वारा भेजा जाता है, जहां पर तंत्रिकीय आवेगों का विश्लेषण होता है और रेटिना पर बनने वाली छवि को पहचाना जाता है। कर्ण को बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण में विभाजित किया जा सकता है। बाह्य कर्ण पिन्ना तथा बाह्य श्रवण गुहा से बना होता है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं मैलियस इंकस और स्टेपीस से बना होता है। द्रव्य से भरा अंतःकर्ण लेबरिंथ का घुमावदार भाग कॉक्लिया कहलाता है। कॉक्लिया 2 झिल्लियों बेसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली द्वारा 3 कक्षों में विभाजित किया जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई आधारी झिल्ली द्वारा 3 कक्षों में विभाजित किया जाता है। ऑर्गन ऑफ कॉटाई आधारी झिल्ली पर स्थित होता है, इसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही की तरह कार्य करती हैं। कर्ण ड्रम में उत्पन्न कंपन कर्ण अस्थिकाओं और अंडाकार खिड़की द्वारा द्रव में से भरे अंतःकर्ण तक भेजे जाते हैं, जहां वे आधारी झिल्ली में एक तरंग उत्पन्न करती है। आधारी झिल्ली में होने वाली गति रोम कोशिकाओं को मोड़ती है और टेक्टोरियस झिल्ली के विरुद्ध दबाव उत्पन्न करते हैं। फलस्वरूप तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं और अभिवाही तंतुओं द्वारा मस्तिष्क के श्रवण वल्कुट तक भेजे जाते हैं। अंतःकर्ण में भी कॉक्लिया के ऊपर जटिल तंत्र होता है और शरीर के संतुलन और सही स्थिति को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया एंड आई होप कि आप लोगों ने इसे ज़रूर एंजॉय किया होगा और एंजॉय करते हुए अपने चैप्टर को रिवाइज किया होगा।
सो अगर आपको लगा हो ये हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. सो सी यू इन द नेक्स्ट ऑडियो बुक. टिल देन जस्ट बाय बाय एवरीवन, जस्ट टेक केयर, जस्ट स्टे ट्यून विद मी. बाय बाय.